हेलो दोस्तों, क्या इस हफ्ते बाजार ने आपको मुनाफा दिया या सिर्फ उम्मीदें? निफ्टी और सेंसेक्स ने लगाई है छलांग, लेकिन क्या ये रैली टिकेगी? क्या यह तेजी सिर्फ एक पड़ाव है? इस हफ्ते बाजारों ने जो रिकॉर्ड बनाए हैं उसके पीछे की कहानी हम आपको बताएंगे, और इस बार खास हम बताएंगे हमने अपने पहले 1 करोड़ के प्रॉफिट को कैसे कमाया, वो भी सिर्फ निवेश से। तो तैयार हो जाइए, योर वीकली डोज ऑफ मार्केट मैडनेस। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त चंद्रा। स्वागत है आपका मार्केट मस्ती के नए एपिसोड में, जहां मिलती है आपको बाजार की हर बड़ी खबर एकदम सिंपल हिंदी में। शुरू में ही हम भारतीय और अमेरिकी दोनों बाजारों की सबसे बड़ी हलचलों और सोने के दाम पर संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। न केवल यह कि क्या हुआ, बल्कि क्यों हुआ। अगर हम देखें भारतीय बाजार, निफ्टी और सेंसेक्स ने दिखाया है दम। पिछले हफ्ते इंडियन स्टॉक मार्केट में अच्छी तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स ने लगभग 595 पॉइंट्स की जंप मारी और 82,380 के आसपास बंद हुआ, और उसके साथ ही साथ निफ्टी में भी 170 पॉइंट्स चढ़कर 25,239 तक पहुंच गया। इसके कारण अगर हम देखें तो आईटी सेक्टर ने सबसे ज्यादा शाइन किया। इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक जैसे स्टॉक्स ने अच्छे रिटर्न दिए। मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स भी भारी तेजी में रहे। मिड कैप इंडेक्स सिर्फ 3% दूर है अपने ऑल टाइम हाई से। तो यह क्यों हुआ? इसके पीछे की 2 कारण है। पहला, आईटी सेक्टर में जोरदार तेजी रही। इन्फोसिस और टीसीएस जैसे कंपनियों की अच्छी कमाई से निवेशकों का भरोसा बढ़ा, और दूसरे जीएसटी 2.0 का रोल आउट और अमेरिका भारत के बीच की व्यापार वार्ता ने निवेशकों में सकारात्मक माहौल बनाया, जिससे मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी रौनक लौट कर आई। तो आदित्य, वेलकम टू द शो। कैसा रहा पिछला हफ्ता यूएस मार्केट्स के लिए? हाँ, यूएस मार्केट तो काफी अच्छा था। यूएस मार्केट काफी तेजी दिखा रहा है पिछले 2-3 साल से, और अभी इस साल की पहली रेट कट अनाउंस हुई सितंबर 17 को। तो उसके बाद से S&P 500 ने एक नया हाई बनाया है, और वीकली गेन ऑलमोस्ट 1.6% का था। डाउ जोन्स ने भी ऑलमोस्ट 1% का वीकली जंप दिखाया। नेस्डेक भी ऑलमोस्ट 2% अप था। तो ओवरऑल मार्केट तो काफी पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखा रहा है। और मार्केट ने जैसे देखा कि ये साल की पहली रेट कट है 25 बेसिस पॉइंट की, और मार्केट को जैसे फेड चेयरमैन जेरोम पावेल ने कहा कि इसी साल हम 2 और रेट कट देखेंगे। मतलब है कि हमको अक्टूबर और दिसंबर में एक प्लस एक 2 और रेट कट देखने मिलेंगी। तो उससे क्या है कि मार्केट काफी चीयरफुल है, और मार्केट यहाँ से नए हाईज बनाएगा। और अगले साल भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि एक रेट कट तो कम से कम होगी। बट हमें ये नोट करना है कि जेरोम पावेल अपने कार्यकाल के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि मई 15 के आसपास नेक्स्ट ईयर उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो उसके बाद जो भी नया चेयरमैन आएगा, वो जैसे प्रेसिडेंट ट्रम्प प्रेशराइज कर रहे हैं फेड को कि रेट कट एग्रेसिवली होना चाहिए, बड़े रेट कट आने चाहिए। तो मुझे लगता है कि लेटर नेक्स्ट ईयर भी 1-2 रेट कट और आएंगे। तो जब भी रेट कट का साइकिल रहता है, तो रेट कट के शुरुआत से लेके फाइनल लास्ट रेट कट तक मार्केट कंटिन्यूज टू रैली। फिर क्या होता है, जैसे ही रेट कट स्टेबल होता है, वहां से मार्केट ऑलमोस्ट क्या अपना पीक बनाता है, और रेट कट जैसे थोड़ा नीचे आता है तो कट जैसे घटते हैं और रेट इंक्रीज होता है, जैसे रेट इंक्रीज का साइकिल होता है, तो वहां से मार्केट थोड़ा नीचे गिरता है। तो मुझे लगता है कि अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 9 to 12 मंथ्स का अच्छा सॉलिड रनवे है, जहां यूएस मार्केट तेजी दिखाएंगे, और ये बुल रन सेंटीमेंट जो है कंटिन्यू होगा। और टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में तो काफी अच्छी तेजी चल रही है। अभी जैसे अगर आप देखें तो मैक्स 7 स्टॉक तो काफी पहले बड़े थे। मैक्स 7 के बाद जो सेकंड रंग ऑफ टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं, जैसे क्लाउड कंपनीज, एआई इन्वेस्टमेंट, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनीज जो हैं, जैसे एनर्जी एक रिक्वायरमेंट है, तो एनर्जी से रिलेटेड सारी कंपनी, जैसे ओक्लो का स्टॉक हमने देखा फ्राइडे को ऑलमोस्ट 30% बढ़ा, एक दिन में 30% तेजी। तो इस टाइप की तेजी हमने शायद ही पहले कभी देखी होगी। ये जो पिछले 2-3 महीने से जो स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, कि सेकंड रंग और थर्ड रंग टेक्नोलॉजी, स्पेशली एआई से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं, वो एक दिन में 20-30% की तेजी दिखा रहे हैं।
तो ये एक बहुत ही अच्छा टाइम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम है, और लोगों को अपने पोर्टफोलियो को मल्टीप्लाई करने का एक बहुत ही अच्छा मौका है। हाँ, और अगर हम इस सब के बीच गोल्ड प्राइसेस को देखें, गोल्ड 1,10,590 पर 10 ग्राम तक पहुंच गया, जो सितंबर का हाईएस्ट था। और मुझे लगता है ये इसलिए हुआ कि दुनिया में कोई अनिश्चितता या डर का माहौल जब भी बनता है तो निवेशक सोने की सेफ हेवन के रूप में देखते हैं, और ग्लोबल अनिश्चितता बढ़ने के कारण हमें इस हफ्ते में सोने में भारी उछाल आया, और जिससे यह सितंबर की शुरुआत से ही लगभग 6,000 रुपए से महंगा हो गया। तो दोस्तों, अगर हम इस हफ्ते को रैप अप करें तो इस हफ्ते मार्केट में तेजी का मूड रहा, चाहे इंडिया हो या अमेरिका। लेकिन हमें सबको याद रखना चाहिए कि हर रैली के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन भी जरूरी होता है, और अगले हफ्ते शेयर बाजार में क्या होने वाला है और आपको किन बातों पे ध्यान देना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं अगले हफ्ते के सबसे बड़े इशारे। तो आदित्य, आपको क्या लगता है अगले हफ्ते के लिए ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स या अपडेट्स आने वाले हैं जो मार्केट को इम्पैक्ट कर सकते हैं? हाँ, तो इंडियन फ्रंट पे मुझे लगता है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग के नोट्स आएंगे, जिसमें थोड़ा हमें गाइडेंस मिलेगा कि इंटरेस्ट रेट वगैरह फ्यूचर में कैसी होने वाली हैं। और दूसरा ये है कि अगस्त का जीएसटी डेटा भी आने वाला है, तो उससे भी पता चलेगा कि कंजम्पशन अपटिक हो रहा है या स्टेबल है या कंजम्पशन घट रहा है। हालांकि हम सब जानते हैं कि अभी जीएसटी का जो नया चेंज है 22 सितंबर से एप्लीकेबल है, जो कि कल से शुरू होने वाला है, राइट। तो यहाँ से एक तरीके से क्या है कि सेविंग और बचत का एक नया उत्सव शुरू होने वाला है, जैसे वो एक अच्छी इंटरेस्टिंग चीज है। और अमेरिकन मार्केट में अगर हम देखें तो पीसी इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है फ्राइडे को, जिसमें हमें नजर रखनी होगी। फेडरल रिजर्व का फेवरेट इंडिकेटर है वो। और अगर ज्यादा महंगाई हुई तो मतलब ऐसा होगा कि फ्यूचर रेट कट थोड़ी सी रिव्यू होंगी फिर। हालांकि अभी तो जेरोम पावेल ने बोला है कि 2-3 रेट कट वो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट डेटा जो है वो बहुत ही बेकार आया था रिसेंटली। हाउएवर मार्केट तो अभी पूरी तरीके से बुलिश है और कोई भी वीक होने के साइंस नहीं दिखा रहा है। तो जिस तरीके से इस हफ्ते का डेटा था कि काफी स्टॉक्स ने तेजी दिखाई, तो मुझे लगता है अगले हफ्ते भी तेजी कंटिन्यू होगी। आपने बिल्कुल सही कहा। और जब अगले हफ्ते जीएसटी का कलेक्शन डेटा आएगा, अगर कलेक्शन अच्छा रहा तो मतलब रहेगा कि किसी देश में खपत और मांग बनी हुई है, और अगर कम आया तो उसका मतलब होगा कि आर्थिक रफ्तार धीमी हो रही है। तो दोस्तों, आज हमने अपनी वीकली मार्केट अपडेट्स से थोड़ा हटकर एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो हमारे दिल के बहुत करीब है, और हम लोगों को लगता है कि आप में से कई लोगों को इससे इंस्पिरेशन मिलेगी। हम आपको बताएंगे कि हमने इन्वेस्टिंग से अपना पहला 1 करोड़ का प्रॉफिट या मुनाफा कैसे कमाया। आदित्य, आपके अनुभव क्या रहे, कुछ शेयर करना चाहेंगे? बेसिकली मैंने इन्वेस्टिंग शुरू की 2004 से, और इंडियन मार्केट में, यूएस मार्केट में ये डेटा काफी फ्रेगमेंटेड है। तो मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा फ्लिप किया है, बहुत ही डिफिकल्ट था गैदर करने के लिए। तो इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने अपने कुछ अकाउंट से लास्ट 3 इयर्स का डेटा निकाला, और मैंने एक दूसरा क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश की है। वो क्वेश्चन है कि व्हाट एक्चुअली मेक्स 1 करोड़ फास्टेस्ट। ठीक है, तो इसमें मैंने ये आंसर करने की कोशिश की है कि क्या वो इंडियन इक्विटी है, क्या ग्लोबल इक्विटी, यूएस इक्विटी है, क्या म्यूचुअल फंड्स हैं, या कोई और एसेट क्लास है जो आपको सबसे फास्ट 1 करोड़ बना के दे सकता है। तो मैंने कुछ अकाउंट्स शो किए हैं लास्ट 3 इयर्स का डेटा, और उससे ये दिखाने की कोशिश की है कि किसने सबसे पहले बना के दिया। तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सही कहा आदित्य, 1 करोड़ का प्रॉफिट एक सिर्फ नंबर की बात नहीं है, एक जर्नी है, और वो स्ट्रेटेजीज है जिन्होंने आखिरकार रंग लाया। और हम पूरी ईमानदारी से बताएंगे कि म्यूचुअल फंड्स, कुछ डायरेक्ट स्टॉक्स और एसआईपी जैसे हमारे पहले इन्वेस्टमेंट्स के चुनाव में शामिल है। आप में से कई लोगों की तरह हमने भी शुरुआत में कुछ गलतियां की, जैसे मार्केट को टाइम करने की कोशिश करना या हॉट टिप्स के पीछे भागना वगैरह। इन शुरुआती अनुभव ने हमारी अप्रोच को शेप करने में बहुत मदद की। इन्वेस्टिंग में कोई शॉर्टकट्स नहीं है और एक लॉन्ग टर्म जर्नी है, और हमने भी छोटे छोटे स्टेप से ही शुरुआत की थी कि जैसे एस्पायरिंग इन्वेस्टर्स करते हैं। रातों रात कोई जादू नहीं हुआ था, यह समझना था कि वेल्थ क्रिएशन में टाइम और लगातार मेहनत दोनों लगते हैं।
और हम दृढ़ता से मानते Exactly. हैं कि सफलता की कुंजी पेशेंस, डिसिप्लिन और सबसे जरूरी बात अपनी गलतियों से सीखना है। ये सारी चीजें इंग्रेडिएंट हैं सक्सेस पाने के लिए स्टॉक मार्केट में। यहाँ पे आपको क्या होना चाहिए कि आपके पास पहले थोड़ा कैपिटल होना चाहिए और वो कैपिटल आप मार्केट को दें और मार्केट को आपको समय देना होगा पैसा बनाने के लिए। और मार्केट में जैसे आप जो भी एक्शन लेते हैं वो एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि आपने बाय किया तो बाय करने से पहले आपको कंपनीज का एनालिसिस करना जरूरी है या किस एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो जरूरी है। फिर उसके बाद आपका फेज आता है होल्डिंग का फेज। तो वो होल्ड करने का फेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कब बेचना है कब नहीं बेचना है। मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, आपको कंपनी की अर्निंग्स ट्रैक करनी है, कंपनी के फंडामेंटल्स देखते रहना है, मॉनिटर करना है, कंपनी के मैनेजमेंट डिसीजंस और उनकी कमेंट्रीज सुनना जरूरी है ताकि आपको समझ में आए कि जिस फिलॉसफी के साथ आपने कंपनी में इन्वेस्ट किया है वो फिलॉसफी आज भी कंटिन्यू होल्ड कर रही है या नहीं। अगर कोई चेंजेस हैं, कुछ भी हैं, तो उसमें आपको कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा। कभी कभी आपको प्रॉफिट बुकिंग करना एसेंशियल है, कभी कभी आपको स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है और स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट करना जरूरी है। और इन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि आप अपने एसेट को प्रॉपरली एलोकेट करें। एलोकेट अगर नहीं किया आपके पास, लग से कि अगर आप 10 करोड़ की नेटवर्थ वाले पर्सन हैं और अगर आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं तो स्टॉक अगर 5 गुना भी हो जाएगा तो आपको 40,000 का मुनाफा होगा। इसलिए आपको अपनी नेटवर्थ के हिसाब से एप्रोप्रिएट एसेट एलोकेशन भी जरूरी है ताकि आपका जितना भी एनालिसिस हुआ है और स्टॉक मार्केट में आप जितना भी समय बिताते हैं तो उसके हिसाब से आपको एप्रोप्रिएट रिवॉर्ड्स मिल सकें। और इसके साथ एक और चीज है कि आपको इन्वेस्टमेंट मिक्स प्रॉपर करना चाहिए कि आपको अपनी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को एसेस करके डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करना जरूरी है कि इंडियन इक्विटी हुआ, इंडियन फिक्स्ड इनकम हुआ, म्यूचुअल फंड्स हुआ और यूएस इक्विटी हुआ और अदर ग्लोबल मार्केट्स के इक्विटी मार्केट्स हैं, आपको उन सब में इन्वेस्ट करना जरूरी है। और थोड़ा डिफरेंट एसेट क्लासेस लाइक गोल्ड और सिल्वर में भी एक्सपोजर होना चाहिए ताकि तभी आपका एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनेगा जो पोर्टफोलियो आपको किसी भी डाउन टर्न के लिए प्रिपेयर करता है और रिस्क मैनेजमेंट का एंगल इंट्रोड्यूस करता है। हमने भी अपने पोर्टफोलियो और इन्वेस्टमेंट की जर्नी में काफी ड्रॉडाउन्स देखे हैं। 20 साल से ज्यादा, 20-22 साल की इन्वेस्टमेंट जर्नी में काफी ड्रॉडाउन्स देखे हैं और उन ड्रॉडाउन से हमने कुछ नए लेसन सीखे हैं कि मार्केट में ड्रॉडाउन से घबराना नहीं है। ये एक अच्छा मौका होता है जब मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि अच्छे स्टॉक सस्ते दाम में खरीद सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को आप अच्छी तरीके से रिव्यू कर सकते हैं ताकि उसमें से जो भी वीड्स हों, जो इन्वेस्टमेंट बेकार हैं और उनको आप जो ओवर वैल्यूड हैं स्टॉक्स, उनको आप उनकी छटनी कर सकते हैं और दूसरे अच्छे अट्रैक्टिवली वैल्यूड स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। बट मार्केट में आपको एक चीज सोच के चलना है कि आप वही मिस्टेक्स करें कि जो मिस्टेक आपको मार्केट से आउट ना कर दे। मतलब यू कैन स्टिल स्टे इन द गेम एंड मेक अनदर मिस्टेक अगेन। सही कहा। हम लोगों ने एक ज्यादा सिस्टमैटिक अप्रोच बनाने पर फोकस किया और उसका मतलब ये भी था कि मार्केट में वोलेटिलिटी के दौरान भी अपने इन्वेस्टमेंट चॉइसेस के प्रति कमिटेड रहना और लगातार खुद को एजुकेट करते रहना और प्रोसेस मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। ओके, मूविंग ऑन। जैसे आप देख रहे हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years मैंने अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग से 1 करोड़ से भी ज्यादा का मुनाफा अभी तक कमाया है। अगेन, दिस इज नॉट रियलाइज प्रॉफिट बट नॉशनल प्रॉफिट। मेरा कहने का मतलब है कि आदित्य ने जैसे शुरू में बताया कि हम लोग अलग अलग एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करते हैं, डेट, म्यूचुअल फंड्स और इक्विटी, एंड एट द सेम टाइम वी ट्राई टू hedge our portfolios with the help of derivatives trading. That too, we try to diversify the risk across geographies and primarily into Indian and US markets. ये रही बात ओवरऑल पोर्टफोलियो की, लेकिन उसमें से अगर म्यूचुअल फंड पीस को देखा जाए, दिस कुड बी अ गुड एग्जांपल फॉर ऑल आवर व्यूअर्स दैट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने अपना MF सेंट्रल का स्क्रीनशॉट लगाया है और उसके जो नंबर्स दिए हैं एक्चुअल नंबर्स दिखाए गए हैं। आपने जो ये पैसा लगाया था ये लमसम इन्वेस्ट किया था या आप SIP कर रहे थे? जैसे हम पिछले कुछ सालों से इंडिया में एक कैंपेन देख रहे हैं म्यूचुअल फंड सही है, तो लोगों को वो समझने में आसानी होगी कि आपका ये इन्वेस्टमेंट लमसम था या आप SIP कर रहे थे। कैसे आपने इतना बड़ा पोर्टफोलियो बनाया म्यूचुअल फंड में?
सही कहा। आप भी अगर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके एक दमदार पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो आइए जानते हैं कि कैसे आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बना सकते हैं। मैंने सबसे पहले अपनी रिस्क प्रोफाइल को समझा और मुझे लगता है कि देखने वाले व्यूअर्स के लिए भी ये पहला कदम हो सकता है। आपको यह जानना होगा कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं और क्या आप ज्यादा रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न्स कमाना चाहते हैं, या फिर आप एक सेफ इन्वेस्टर है और अपनी उम्र, आर्थिक स्थिति और भविष्य के लक्ष्य जैसे घर खरीदना या रिटायरमेंट को ध्यान में रखकर अपनी रिस्क प्रोफाइल तय करें। एक बार आपने वो किया तो उसके आधार पर यह तय होगा कि आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी और डेट फंड्स का क्या प्रमाण या फिर प्रोपोर्शन होना चाहिए। दूसरी स्टेप के और जाए तो सही फंड्स का चुनाव और पोर्टफोलियो एलोकेशन ये बहुत जरूरी है कि जैसे आपने सही फंड्स सिलेक्ट किए अपने पोर्टफोलियो एलोकेशन के लिए। अलग अलग कैटेगरी के फंड्स का सही संतुलन होना चाहिए, जैसे कि फ्लेक्सी कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। उसके साथ साथ मैं कहूंगा अभी कई सारे एएमसीज ने मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स को लाया है, जिसमें कि आपको सिल्वर और गोल्ड जैसे कमोडिटीज में भी एक्सपोजर मिल सकता है। फंड मैनेजर विल डिसाइड द प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी, डेट और कमोडिटीज सच एज गोल्ड एंड सिल्वर। तो इसके साथ आपको ध्यान रखना है कि इक्विटी में निवेश सिर्फ लॉन्ग टर्म 3 से 5 साल या उससे ज्यादा के लिए ही करना चाहिए, क्योंकि ये एक एसेट क्लास लंबे समय में ही अच्छे रिटर्न्स देगा और शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि आपको थोड़े अप्स एंड डाउन्स और नोशनल लॉसेस वगैरह आपको देखने पड़ सकते हैं। ये ध्यान रहे कि आपका लक्ष्य अगर कम समय का है, आपको फंड्स की जरूरत पड़ने वाली है अगले 6 महीने में, 1 साल में, तो आपको ऐसे फंड्स को एप्रोप्रिएट डेट फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि इक्विटी में, क्योंकि वो कंपैरेटिवली ज्यादा सुरक्षित होते हैं। क्या आपने ये सारा पैसा एक ही फंड में इन्वेस्ट किया था या आपके कई फंड से? और अगर कई फंड थे तो आपके हिसाब से व्हाट इज द एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ फंड्स दैट वन शुड हैव? तो देखिए, ऐसा है कि आपके पहले सवाल का जवाब पहले दे दूं। मैंने जब शुरुआत की थी तो मैंने कुछ लमसम फंड्स इन्वेस्ट किए। हमेशा अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को 4 से 5 फंड में सीमित रखा है। उसका कारण यह है कि मैंने कुछ इन्वेस्टर्स को देखा है जिनके पोर्टफोलियोज में अक्सर रिव्यू करता हूं, तो मैंने देखा कि किसी के पास 10 फंड्स है, 15 फंड है, या उससे भी ज्यादा मैंने 20 या 25 फंड्स भी लोगों के पास देखे हैं। इसका कोई ऐसे सैक्रोसैंक्ट नंबर नहीं है, बट आई वुड से दैट आप 4 से 5 फंड्स ले सकते हैं। शुरू में मैंने कुछ पैसे एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में लगाए और उसके बाद उनमें से सिस्टमैटिक ट्रांसफर भी किया। तो आई वुड से कि मिक्स एंड मैच था, और फिर उन्हीं 4 से 5 फंड में मैंने एसआईपी शुरू की और टॉपअप एसआईपी किया। जैसे जैसे मेरी सैलरी और अर्निंग्स बढ़ती गई तो मैंने वैसे वैसे अपने एसआईपीज को भी बढ़ाया। एक और सवाल है कि आपने इनिशियल लमसम कितना ट्रांसफर किया था, ताकि व्यूअर्स को पता चल सके कि 5 साल में एक किस लेवल से किस लेवल पर वो पहुंच गया है। रियल एस्टेट का कोई ट्रांजैक्शन हुआ था और जिसके प्रोसीड्स लगभग 80 लाख के करीब मुझे मिले थे। 2 एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स में डिवाइड करके डाले थे, से एचडीएफसी फिर आईसीआईसीआई। तो उनमें फंड्स को डिवाइड करके 2 फंड्स में इन्वेस्ट किया था और वहां से एसटीपी किया था, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, इनटू द फ्लेक्सी कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड्स। अगला पॉइंट मेरा वही था, हर 6 महीने में आपको पोर्टफोलियो का रिव्यू करके उसमें देखना चाहिए कि कौन से फंड्स अच्छा कर रहे हैं, और ये ध्यान जरूर रखना चाहिए कि हर फंड का एक बेंचमार्क इंडेक्स होता है, तो उस बेंचमार्क इंडेक्स को क्या वो आउट परफॉर्म कर रहा है या नहीं। क्योंकि अगर नहीं कर रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि आप उस इंडेक्स में सीधा इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे आजकल पैसिव इंडेक्स फंड्स आ चुके हैं जो उस इंडेक्स के अंडरलाइंग जो इंस्ट्रूमेंट्स है उनमें उनके प्रोपोर्शन के हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे। क्या आप एग्री करते हैं इस बात से? हाँ, मैं एग्री करता हूँ। बस इसमें एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि हम रीबैलेंसिंग फंड में इन्वेस्टमेंट के पहले साल में ही ना करें, ताकि कैपिटल गेन्स टैक्स वगैरह जो है तो हम उस पीरियड को निकल जाने दें, उसके बाद से रीबैलेंसिंग करें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपने किसी फंड को सिलेक्ट किया तो उसे सिर्फ 6 महीने या 1 साल में उसके उस दौरान के परफॉर्मेंस से जज ना करें, आप उसको थोड़ा और समय दें। शुरुआती एलोकेशन को बनाए रखने के लिए मुनाफे वाले फंड्स में से कुछ पैसा निकालकर उन फंड्स में डालें जो पीछे रह गए हैं। इससे रीबैलेंसिंग इसे ही कहते हैं। हालांकि जैसे आदित्य ने बताया, आपको टैक्स एंगल का भी ध्यान रखना चाहिए। आप उन्हीं यूनिट्स को बेचे कि जो
आपको ज्यादा टैक्स ना लगे। तो दोस्तों मुझे लगता है कि इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके आप एक मजबूत म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बना सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल गोल्स को हासिल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये अनुभव आपको अपनी वेल्थ क्रिएशन जर्नी में प्रेरणा देगा। और अब आगे बढ़ते हैं और आदित्य, व्हाई डोंट यू शेयर योर एक्सपीरियंस विद अर्निंग योर फर्स्ट करोड़ प्रॉफिट इन इन्वेस्टिंग। जैसे मैंने कहा है, मैंने अपने 3 डिफरेंट अकाउंट्स का डेटा निकाला और मैं एक क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश कर रहा हूं इन्वेस्टर्स के लिए या दर्शकों के लिए कि अगर हम रेट्रोस्पेक्टिवली देखें तो लास्ट 3 ईयर में कौन से ऐसे एसेट क्लास या किस मार्केट ने मुझे सबसे पहले 1 करोड़ कमा के दिया है। तो हम देखते हैं, पहला स्क्रीनशॉट जो है इसमें बेसिकली एक इंडियन ब्रोकरेज अकाउंट से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। तो यहाँ ये बेसिकली डायरेक्ट इक्विटी मैनेजमेंट अकाउंट है। तो इसमें हम देखें तो रियलाइज्ड गेन में लगभग 98.5 लाख अमाउंट दिखाता है और अनरियलाइज्ड जो है ऑलमोस्ट 10,80,000 है। तो अगर इसको देखें तो ये लगभग 1.08 1.09 सीआर के आसपास का प्रॉफिट दिखा रहा है। तो इसको अगर हम देखें तो इसमें टाइमलाइन क्या है, 3 इयर्स में लगभग इसने इतना प्रॉफिट दिखाया और ये पीक लेवल प्रॉफिट नहीं है। ये बेसिकली क्या है, इसका पीक लेवल प्रॉफिट था लास्ट ईयर सितंबर 25। उसके बाद से क्या हुआ कि मार्केट, जैसे इंडियन मार्केट निफ्टी 50 ने अंडर परफॉर्म किया है। स्पेशली अगर हम देखें तो पिछले 1 साल में निफ्टी 50 ने 0% रिटर्न दिया है। वो तो क्या था कि लास्ट 3 इयर्स में फर्स्ट सेकंड ईयर ने बहुत ही सॉलिड परफॉर्म किया और जो मेरे इस जो अकाउंट में जो स्टॉक्स थे वो कई मल्टी बैगर स्टॉक्स थे। जैसे मैं बोलूं एटर्नल एक स्टॉक था जो कि लगभग 40-45 से अभी 340 के आसपास आ चुका है। बीएसई का स्टॉक था जो कि मतलब अगर उसका एवरेज प्राइस देखा जाए तो वो 10-11 गुना हो चुका है वहां से। और टाटा मोटर्स ने भी अच्छा गेन दिया था मुझे इस पोर्टफोलियो में। और लेमन ट्री, आईटीसी, इंडियन होटल्स, ये सब मल्टी बैगर्स ने मेरे पोर्टफोलियो को काफी अच्छा रिटर्न दिया। और इसके साथ साथ क्या था, मैंने अपने पोर्टफोलियो में एक स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी को काफी इफेक्टिवली यूटिलाइज किया कि मोमेंटम के साथ साथ स्टॉप लॉस था। मतलब ऐसा है कि अगर कोई स्टॉक कंटिन्यूअसली परफॉर्म कर रहा है अच्छा, और अगर वो मतलब एकदम से अगर अपने 52 वीक हाई के से सडनली 10% या 15% जंप करता था तो वहां पर मैं पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करता था। और अगर वो उससे मुझे क्या होता था कि अगर किसी का मोमेंटम खत्म हो रहा है तो मैं उससे ऑलमोस्ट या तो पार्शियली आउट हो जाता था या फिर कंप्लीटली आउट हो जाता था। और अगर स्टॉक कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है तो मैं आई वुड राइड द परफॉर्मेंस वेव एंड आई वुड लेट द स्टॉक बिकम मल्टी बैगर। तो उस स्ट्रेटजी ने काफी बेनिफिट किया। दैट्स व्हाई अगर 3 ईयर टाइम होराइजन में देखें तो मुझे 29% CAGR का रिटर्न मिला इसमें और ओवरऑल 115% का रिटर्न दिखा रहा है ये। अब साइड नोट अगर देखें इसका तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि निफ्टी 50 ने इन लास्ट 3 साल में 50% का रिटर्न दिया है, टोटल रिटर्न। और अगर गोल्ड और सिल्वर का देखा जाए तो गोल्ड ने 3 साल में 122% का रिटर्न दिया है और सिल्वर ने 117% का रिटर्न दिया है। सो एनी क्वेश्चंस? मुझे लगा कि आपने काफी आकर्षक और शानदार रिटर्न्स जनरेट किए हैं और आई एम श्योर कि ऐसे रिटर्न्स जनरेट करने के लिए आपने अच्छी खासे मार्केट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप की। आई एम श्योर कि आपने एक अच्छा प्रोसेस फॉलो किया है जिससे ये रिजल्ट्स मिले हैं। क्या हम और दूसरे एग्जांपल्स देख सकते हैं? हाँ, एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा इसके साथ कि जैसे ये मेथड जो था डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग, उसमें क्या होता है कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो है मैं बोलूंगा कि वो थोड़ा हाई होता है, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको बाय, सेल, होल्ड, स्टॉप लॉस, इन सब एस्पेक्ट में आपको फ्रीक्वेंट डिसीजन मेकिंग करनी है। कुछ लोग बोलते हैं इसमें 30-40 स्टॉक से ज्यादा नहीं रखना चाहिए, बट somehow I am comfortable managing up to 100 stocks। मैं काफी स्टॉक मार्केट में पैशनेट हूं, तो मुझे स्टॉक्स के बारे में पढ़ना, सुनना पूरा बहुत ही अच्छा लगता है।
तो मतलब ऐसा रहता है कि मैं अपने फ्री टाइम में बहुत सारे पॉडकास्ट, स्टॉक्स एनालाइज करता हूँ, टेक्निकल चार्ट्स देखता हूँ, फंडामेंटल स्टडी करता हूँ। अगर आपके पास लार्ज नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं, सरफेस एरिया ऑफ योर लक यू कैन इम्प्रूव। मैं लगभग ऑलमोस्ट 100 स्टॉक्स को मैनेज करता था और उसमें चर्न भी था कुछ स्टॉक्स का। मुझे कई मल्टी बैगर मिले। अगर आप देखोगे लास्ट 3-4 साल में जैसे ट्रेंड वगैरह का काफी अच्छा वेव था, HBL इंजीनियरिंग का काफी अच्छा वेव था। मेरा क्या है कि अपवर्ड एवरेजिंग की फिलॉसफी है कि जब स्टॉक ऊपर जाता रहता है तो मैं उसे और बाय करता हूं, और जब स्टॉक नीचे जाता है आई डू नॉट बाय अ स्टॉक दैट इज गोइंग डाउन। तो उस स्ट्रेटजी से क्या होता है कि मेरा एलोकेशन बढ़ता जाता है जैसे जैसे स्टॉक का परफॉर्मेंस अच्छा होता जाता है। तो उस चक्कर में क्या हो जाता है, जो मल्टी बैगर्स हैं उनमें मेरा सबसे ज्यादा एक्सपोजर है। सही कहा आदित्य। और मैं, हम दोनों अक्सर हमारी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी की बात करते हैं और हम लोगों ने ऐसे 10 पॉइंट्स बनाए हैं जो हमारी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्क्राइब करते हैं। और आप कृपया कमेंट में बताएं कि क्या आप अगला सेशन मार्केट मस्ती वीकली का कोई एपिसोड हमारी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी के ऊपर बनाएं। दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल फॉर ऑल आवर व्यूअर्स। अगर हम आगे बढ़े तो अपने कुछ यूएस इंडेक्स फंड के बारे में भी दर्शकों को बताना चाहिए। दूसरा है यूएस इंडेक्स फंड। उस इंडेक्स फंड में जैसे कि लार्ज कैप और मिड कैप फंड्स होते हैं, तो मैंने कुछ उस फंड में चूज किया था। तो इसका ओवरऑल रिटर्न मुझे आया है 77.8%। अब ये भी, इसका भी टाइम फ्रेम ऑलमोस्ट 3 इयर्स था, और बट इसमें लेवल ऑफ डिफिकल्टी काफी लो है, क्योंकि एक बार आप बाय कर लेते हैं और थोड़ा मंथली इन्वेस्टमेंट SIP टाइप अगर आप डालते जा रहे हैं तो उसमें आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है, आपको कुछ मैनेज नहीं करना है। जो भी फंड मैनेजर है वो सारे डिसीजन ले रहा है। तो इसका रिटर्न भी मुझे 3 साल का लगभग 78% रिटर्न मिला है। बट यहाँ नोट करने वाली बात क्या है कि S&P 500 ने 89% का रिटर्न दिया है इसी सेम फेज में 3 इयर्स में। तो मतलब मेरा जो फंड सिलेक्शन था वो समहाउ उसने अंडर परफॉर्म किया है। जैसे मैंने लार्ज कैप भी लिए थे और मिड कैप भी लिए थे, तो मुझे लगता है किसी ना किसी फंड ने, शायद मिड कैप वगैरह ने उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, इसलिए मेरा रिटर्न 89 की जगह 78% आ गया। तो इसका अगर आप देखें तो एनुअल कंपाउंडिंग CAGR कितना आता है, 21% का रिटर्न आया है एनुअल। ठीक है, तो 21% भी काफी अच्छा रिटर्न है 3 साल का पर ईयर CAGR। तो मैं इसमें ये जोड़ना चाहूंगा कि अगर हम रूल ऑफ 72 की बात करें और कोई आपका इन्वेस्टमेंट या पोर्टफोलियो 21% रिटर्न जनरेट कर रहा है, तो रफली 3.5 ईयर्स में आपके पैसे डबल हो जाएंगे। अगले 20 साल में देखो तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 64 टाइम्स हो जाएगा आपका पैसा। तो ये रिटर्न, अब एनीथिंग टुवर्ड्स द रेंज ऑफ 18-20% इज अमेजिंग। तो अगला देखते हैं हम। तो अगला ये क्या है, यूएस में एक होता है कि आप 401 के प्लान, ये एक तरीके का रिटायरमेंट प्लान होता है। तो इसमें आप अगर मंथली पैसा कुछ अगर डालते हैं तो वो उसमें कुछ ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड फंड्स होते हैं और कुछ आप भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें भी लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप टाइप के फंड्स होते हैं। तो उसमें जो मैंने इन्वेस्ट किया, ये भी एक तरीके से लो एफर्ट इन्वेस्टमेंट है। इसमें आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, ऑटोमेटिकली आपका ग्रो होता रहेगा, प्रोवाइडेड आपने अच्छे फंड सिलेक्ट किए। तो इसने मुझे ईयर टू डेट रिटर्न लगभग 14.36% का दिया। ये 9 महीने का रिटर्न है। और अगर 3 साल का रिटर्न देखें इसका, तो इसने मुझे 68.5% का रिटर्न दिया है। तो अगर CAGR बेसिस में हम देखें तो 19% का रिटर्न है ये हर साल का। म्यूचुअल फंड जो सही है, इंडिया में जो कैंपेन चल रहा है, वो बेसिकली कई मायनों में एकदम सही है। वो अगर आपको ज्यादा मार्केट के बारे में पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप म्यूचुअल फंड ले लें और उसको SIP के जरिए इन्वेस्ट करते रहें, उसको टाइम दें, और पैसा आपका देर सबेर अच्छा बड़ा पैसा बन सकता है। तो अगर आप शुरुआत जल्दी करेंगे, कोई अगर यंग बंदा है जिसकी नौकरी लगती है 23-24 की साल में, और
वो आगे 30 साल 40 साल की इन्वेस्टमेंट जर्नी में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो वो अगर म्यूचुअल फंड या ऐसे इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करता है तो वो बड़ा मोटा पैसा बना सकते हैं लंबे समय में। थोड़ा सा बस ये है कि बीच बीच में साल 2 साल में, जैसे हमने बात की कि रीबैलेंसिंग की तरफ ध्यान रखना जरूरी है, बट ये बहुत ही कम एफर्ट में आप अपना साइड मेन जॉब करते हुए ये बहुत ही इजी तरीके से अचीवेबल है। अब आगे हम देखते हैं, तो ये बेसिकली यहाँ पे मैंने विनिंग स्ट्रैटेजी करके बनाया है। तो ये बेसिकली वर्डिक्ट प्रोवाइड करता है कि बेस्ड ऑन लास्ट 3 इयर्स डेटा क्या हुआ, किसने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया। तो हम देखें कि लकीली गोल्ड एंड सिल्वर जो थे वो विनर थे, क्योंकि दोनों ने 3 साल में 122 और 117% का रिटर्न दिया। हाउएवर थर्ड प्लेस पे मेरा वो डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग स्ट्रेटजी जिसने 115% का रिटर्न दिया इंडियन मार्केट में 3 साल में, वो आया। और इसके बाद क्या है कि अगर देखा जाए तो यूएस इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, जैसे 78% और 69%, वो भी अमेजिंग रिटर्न है 3 साल के हिसाब से देखा जाए। बट एक चीज हमें नोट करनी होगी यहाँ पे कि विनर्स जो हैं वो हर साल बदलते रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि हमें मेक श्योर करना है कि हमारा पोर्टफोलियो जो है वो डाइवर्सिफाइड हो और वो मल्टी एसेट हो, मल्टी जियोग्राफी हो, मल्टी करेंसी हो, और ताकि हम 20% से ज्यादा रिटर्न एनुअल बेसिस में कमा सकें। तो यही हमारा एक स्ट्रेटजी है कि हम मार्केट में अल्फा जनरेट करें। और मार्केट में अल्फा जनरेट करने के लिए क्या है, जैसे इंडियन मार्केट को आप देखो, पिछले 1 साल में सिलेक्टिव स्टॉक्स ने रिटर्न दिए हैं, बट निफ्टी एट इंडेक्स लेवल उसने निफ्टी 50 ने 0% रिटर्न दिया है। तो अगर आप केवल एक ही बास्केट में निफ्टी 50 में इन्वेस्टेड हैं और अगर आप ग्लोबल मार्केट की तरफ नहीं देख रहे हैं, तो आपने ये 1 साल मिस कर दिया। दिस वुड बी काइंड ऑफ अ लॉस्ट ईयर फॉर रिटर्न्स, राइट। बट दूसरी साइड आप देखें कि मैंने जो यूएस मार्केट्स में इन्वेस्ट एक्सपोजर है, वहां मुझे मतलब 20-22% का रिटर्न आसानी से मिल गया है। और इसके अलावा क्या है कि ये तो हमने केवल एक कुछ अकाउंट्स के स्क्रीनशॉट दिखाए हैं। हम कई अलग कंट्रीज में भी इन्वेस्टेड हैं, और इसके अलावा हमारे पास यूएस वगैरह के डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट वाले अकाउंट्स हैं, तो वहां भी हमारा सिग्निफिकेंट एक्सपोजर है। और वो हम फ्यूचर में किसी अलग एपिसोड्स में शेयर करेंगे अपनी डिफरेंट स्ट्रेटजी। हमारे पास ऐसे अकाउंट्स भी हैं जहां हम ऑप्शंस इन्वेस्टिंग करते हैं, और ऑप्शंस के साथ साथ कवर्ड कॉल, कवर्ड पुट, ये सारी चीजें स्ट्रेटजीज डिस्कस करेंगे हम। तो बेसिकली हमारा गोल ये था कि लोगों को ये बता सकें कि लो एफर्ट और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट के थ्रू लोग बड़ी आसानी से करोड़ों रुपए का प्रॉफिट कमा सकते हैं और एक मल्टी करोड़ पोर्टफोलियो बना सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। नहीं, आपने सही कहा। और 21% CAGR है अगर, तो जैसे रफली 3.5 years में आपका पैसा डबल होगा एज पर द रूल ऑफ 72, और दैट्स वेयर द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग किक्स इन। बिल्कुल सही कहा, ये जो लंबे समय में छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा पैसा बन सकता है। हाँ, मुझे लगता है कि अगर हम कुछ की टेक अवेज की बात करें व्यूअर्स के लिए, तो पहला पेचेक पाते हैं तो मुझे लगता है कि दैट्स द टाइम व्हेन यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग। और इन्वेस्टिंग का ये भी आपका मंत्रा होना चाहिए कि जैसे आप जो पेचेक या जो अर्न कर रहे हैं उसको खर्च करने के बाद जो पैसा बचता है उसे इन्वेस्ट करने के बजाय आप एक अमाउंट डिसाइड करें इन्वेस्टमेंट के लिए और वो इन्वेस्ट करें, और बचा हुआ पैसा आप एक्सपेंसेस के लिए रख सकते हैं। ये कहने के लिए काफी बुकिश लग सकता है, बट मुझे लगता है कि इसके आपको फायदे बहुत जल्दी आपको इन्वेस्टमेंट जर्नी में ही आपको देखने मिलेंगे। तो स्टार्ट अर्ली, और आप छोटे अमाउंट से भी शुरू कर सकते हैं। आप इन्वेस्टेड रहे और लेट द कंपाउंडिंग वर्क, लाइक वी टच्ड अपॉन रूल ऑफ 72 एंड पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिसको आइंस्टाइन ने 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा था। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि हमारा अनुभव आपको प्रेरणा देगा, और हम आपसे सुनना चाहेंगे आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी अब तक कैसी रही है, और आप नीचे कमेंट करके अपना अनुभव कृपया शेयर करें। और अगर आपने अभी तक शुरुआत नहीं की है तो आज ही पहला कदम उठाए, और अगर आप पहले से निवेश कर रहे हैं तो डिसिप्लिन को बनाए रखें। जो लोग पहले से इस जर्नी में हैं वो अपने एसेट एलोकेशन को रिव्यू करें, और अगर उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी एज के हिसाब से अगर उन्हें
प्रॉपर एसेट एलोकेशन नहीं किया है तो एसेट एलोकेशन करें, ताकि नेक्स्ट 20 इयर्स जो इंडियन मार्केट काफी अच्छा परफॉर्म करने वाला है, और जो इवन जो ग्लोबल मार्केट्स हैं वो एआई वगैरह के कारण काफी अच्छा परफॉर्म करने का आउटलुक दिख रहा है, तो वो सबसे बेनिफिट हो सके। इक्विटी एज एन एसेट क्लास काफी एक्साइटिंग एसेट क्लास है और सबसे ज्यादा ग्रोथ ऑफर करती है अगर आप हिस्टोरिकली 100 साल का डेटा देखें। और इसके साथ साथ क्या है कि जैसे हमने गोल्ड और सिल्वर की भी बात की, तो ये सब भी अपने एसेट पोर्टफोलियो में इंक्लूड करें और इक्विटी में अपने रिस्क के हिसाब से थोड़ा इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं घटाएं जो भी है आपके पास, तो डिसिप्लिन मेंटेन रखें, एसआईपी के थ्रू करते रहें। और ये एक जरिया है कि आपको अर्ली रिटायरमेंट और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करेगा। बिल्कुल सही कहा। तो दोस्तों, आज के मार्केट मस्ती वीकली के इस एपिसोड हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया और इंसाइटफुल लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और मार्केट मस्ती वीकली को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारे कोई भी एपिसोड्स मिस ना करें। देखने के लिए धन्यवाद और आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी शानदार रहे। बाय।